नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को एचपी पाठशाला पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी लोग क्रॉप साइंस के अंतर्गत जो वीट पर हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे, गेहूं को पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बचे हुए हैं उनको कवर कर लेते हैं, फिर हम सभी लोग अपनी अगली क्रॉप की ओर बढ़ेंगे। तो जो हमारी अंतिम क्लास थी, गेहूँ का करनाल बंट, जिसे हम सभी लोग गेहूँ का कैंसर रोग भी कहते हैं, इस बिंदु पर लगभग समाप्त हुई थी। तो उसी के आगे हम सभी लोग आज बात करेंगे। तो पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। गेहूं का जो करनाल बंट है, गेहूं का कैंसर रोग भी कहा जाता है, ठीक है। यह आमतौर पर कवक के माध्यम से होता है। अगर उस कवक के नाम की बात की जाए तो नियोसिया इंडिका है। और यह रोग, गौर करने वाली बात यह है कि जो बीजोड़ रोग होने के साथ साथ मरोड़ रोग भी है दोस्तों। और बीज को प्लांट वैक्स, बीटा वैक्स, बिलनेट बावस्टीन से उपचारित करके बुवाई करें। गेहूं में जो अल्टरनेरिया पर्ण अंगमारी रोग है, जो गेहूं का जो अल्टरनेरिया पर्ण अंगमारी रोग, अल्टरनेरिया टिट्रिसिना के माध्यम से फैलता है। यह है क्या? तो एक प्रकार की यह भी कवक होती है। अब जो गेहूं का हम सभी लोग अपने अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे। जो गेहूं में ट्यूडिल आस्था रोग होती है वह एरिसाइफी ग्रेमिनस वैरायटी टिट्रिसाई के माध्यम से फैलता है। तो अगला हमारा बिंदु क्या है? जो गेहूं में चूर्डिल आस्था रोग होता है, किसके द्वारा फैलता है? तो एरिसाइफी ग्रेमिनस वैरायटी टिट्रिसाई के माध्यम से फैलता है। कई बार पूछा गया है। तो गेहूं में चूर्डिल आस्था रोग एरिसाइफी ग्रेमिनस वैरायटी टिट्रिसाई के माध्यम से फैलता है। अच्छा, गेहूं का जो गगेला, जिसको हम सभी लोग सेही रोग भी कहते हैं, ठीक है, एक प्रकार के निमेटोड के माध्यम से होता है, जिसका नाम क्या है? तो एगोइना टिट्रिसाई होता है। तो जो गगेला या सेहू रोग इसको भी कहा जाता है। एरोकेल रोग एक प्रकार का निमेटोड के माध्यम से होता है, निमेटोड के माध्यम से होता है, जिसका नाम क्या है? इगुइना टिट्रिसाई के माध्यम से। इसका नाम इगुइना टिट्रिसाई है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस रोग के प्रथम लक्षण, पौधे का जो इस रोग के जो प्रथम लक्षण होते हैं, उसमें पौधे का जो आधार होता है थोड़ा फूल जाता है, पत्तियां ऐंठ करके लहरदार हो जाती हैं, तना लंबा हो जाता है। निमेटोड बीजों के साथ मिली हुई भूमि में पड़ी पिटिकाओं में जीवित रहता है और दूसरे वर्ष सरलता से उत्पन्न हो जाता है। हालांकि चीज़ समझने योग्य है। बाकी जो पूर्व में सभी लोगों ने बात करी उसको आप सभी लोग याद रखिए। तो ये देख लीजिए, निमेटोड बीजों के साथ मिली हुई भूमि में पड़ी पिटिकाओं में जीवित रहता है, ठीक है। बीजों को पिटिकाओं से अलग करने के लिए, जो बीज होते हैं उनको पिटिकाओं से अगर अलग करना है आप सभी लोगों को, तो 5% नमक के घोल में डालने पर पिटिकाएं हल्की होने के कारण तैरने लगती हैं। पिटिकाएं जो होती हैं हल्की होती हैं, उनको सभी लोग 5% अगर नमक के घोल में डालते हैं तो पिटिकाएं अपेक्षाकृत हल्की होती हैं, जिसके कारण वो तैरने लगती हैं। और जो स्वस्थ बीज होता है वो नीचे बैठ जाता है। पिटिकाओं को छानकर अलग कर देना चाहिए। बीज को साफ जल से साफ करके सुखा लेना चाहिए। तो बीजों को पिटिकाओं से अलग करने के हम सभी लोग क्या करेंगे? पिटिकाएं जो होती हैं हल्की होती हैं, तो 5% नमक का हम सभी लोग घोल लेंगे और उसमें उसको डालेंगे, ठीक है। तो पिटिकाएं हल्की होने के कारण तैरने लगेंगी, जबकि जो स्वस्थ बीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी लोग पिटिकाओं को छान करके अलग कर देना चाहिए सभी लोगों को, और बीज को साफ जल से साफ करके सुखा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गेहूं में टुंडू या पीली वाली जो गिलगन रोग है, टुंडू और येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट, ठीक है, नामक बीमारी कोरिनी बैक्टीरियम टिट्रिसाई जीवाणु द्वारा होता है। तो गेहूं में जो टुंडू या पीली वाली जो गिलगन रोग होता है, टुंडू और येलो ईयर रॉट व्हीट, यह किसके कारण होता है? तो कोरिनी बैक्टीरियम टिट्रिसाई के माध्यम से जो जीवाणु होता है उसके द्वारा फैलता है। अगर इसके प्राथमिक लक्षणों की बात की जाए तो प्रभावित पत्तियों की पत्तियां जो होती हैं मुड़ने लगती हैं या सिकुड़ने लगती हैं। कैसी? मुड़ती हैं या फिर सिकुड़ती हैं। और जो फ्लैग स्पॉट होता है, यह बीमारी यूरोसिस्टिक टिट्रिसाई के माध्यम होता है। जो ध्वज कंड होता है, फ्लैग स्पॉट यूरोसिस्टिक टिट्रिसाई द्वारा, जो कवक होती है उसके द्वारा फैलता है। तो जो फ्लैग स्पॉट होता है दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका। फ्लैग स्पॉट यूरोसिस्टिक टिट्रिसाई नामक कवक के द्वारा फैलता है। अच्छा, जो गेहूं का खेत होता है उसमें दीमक का प्रकोप हम सभी लोगों को देखने को मिलता है। जो दीमक का प्रकोप होता है यह पौधों के जड़ों को खाती है। जो दीमक लगती है पौधे गेहूं के खेत में, वो क्या करती है? पौधे जो होते हैं उसकी जड़ों को खाती हैं।
इसकी रोकथाम के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसकी रोकथाम के लिए एल्ड्रिन का करीब 5% जो होगा धूल या हेप्टाक्लोर की 25 से 30 किलोग्राम मात्रा बुआई के समय कूड़ों में जो डाल देंगे। तो एल्ड्रिन का है तो 5% धूल लेंगे हम सभी लोग। ये हेप्टाक्लोर को 25 से 30 किलोग्राम हेप्टाक्लोर की मात्रा लेंगे और बुआई के समय कूड़ों में हम सभी लोग डाल देंगे। जो गेहूं के खेत होता है दोस्तों, उसमें गुजिया वीवल का भी प्रकोप हो जाता है। जो गुजिया वीवल होते हैं उनका भी हमें प्रकोप देखने को मिलता है, जो पौधे के अंकुरण को क्या करती हैं? खाती हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो गेहूं का जो गुजिया वीवल होता है क्या करता है? पौधा जब अंकुरण करने लगता है तो उसको खाती है। इसका उपचार हम सभी लोग दीमक की तरह ही करते हैं। तो गुजिया वीवल के उपचार के लिए या तो एल्ड्रिन का 5% धूल ले लेंगे या हेप्टाक्लोर का 25 से 30 किलोग्राम मात्रा बुआई के समय कूड़ों में डाल देंगे, जिससे गुजिया वीवल पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। गेहूं के खेत में कटवार्म या सैनिक कीट का प्रकोप पौधों के उगते तने को काटता है। जो कटवार्म या फिर जो सैनिक कीट इसको कहा जाता है, इसका प्रकोप क्या होता है? जो पौधे के उगते तने होते हैं उनको काट देता है। इसकी रोकथाम के लिए 5% एल्ड्रिन के घोल इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो गेहूं के भंडारणी कीट होते हैं कौन कौन से होते हैं। यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यह किस फसल का भंडारणी कीट है? तो राइस बीविल, ग्रैंडमॉथ, खपरा बीटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लाफ्लोर बीटल का प्रयोग होता है। तो भंडारण कीट कौन कौन से हो गए? राइस बीविल हो गया आपका, ग्रैंडमॉथ हो गया, खपरा बीटल, लाफ्लोर बीटल, ये सभी गेहूं के भंडारण कीट, जिसमें से खपरा बीटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। और जो भंडारित कीट होते हैं इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? ईडीबी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल करीब 3 ml दवाई 1 क्विंटल अनाज के लिए पर्याप्त होती है। तो सभी भंडारित कीटों के लिए क्या किया जाएगा? ईडीबी का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? तो 3 ml दवाई 1 क्विंटल अनाज के लिए पर्याप्त होती है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पूसाविन कुठला का प्रयोग, जो पूसाविन होता है, पूसाविन कुठला का प्रयोग गेहूं का भंडारण क्षेत्र काफ़ी कम किया जा सकता है। जो पूसाविन कुठला का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो गेहूं के जो भंडारण से काफ़ी क्षति होती है उसको हम कम कर सकते हैं, अपेक्षाकृत कम ही की जा सकती है। किसके माध्यम से? पूसाविन के माध्यम से। और गेहूं के खेतों में चूहों की अपनी एक अलग समस्या रहती है। इनके चूहों पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत ही चर्चित बिंदु है दोस्तों। कहने चर्चित का तात्पर्य अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न। चूहों के नियंत्रण के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की करीब 0.5 ग्राम एक गोली लेकर के बिलों में सभी लोग डाल देते हैं, नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो चूहों के नियंत्रण के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की 0.5 ग्राम की एक गोली बिलों में डाल देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रेडफिन के द्वारा चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं। रेडफिन होता है, मान लेते हैं एल्युमिनियम फास्फाइड के स्थान पर आपको रेडफिन दे दिया गया, तो इसके बारे में भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रेडफिन के द्वारा भी चूहों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 1 भाग रेडफिन, 19 भाग गेहूं या फिर मक्का का आटा लेंगे हम सभी लोग, 1 भाग सीरा और 1 भाग सरसों का तेल मिलाएंगे, तब इसका प्रयोग किया जा सकेगा। तो आप इतना याद रखिए कि रेडफिन के द्वारा गेहूं में चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बनाने का तरीका वगैरह नहीं आएगा। चूहों के नियंत्रण के लिए एक प्रकार से हम जहरीला चारा भी तैयार करते हैं, जिसमें 1 भाग जिंक फास्फाइड, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। जहरीला चारा भी तैयार किया जाता है। 1 भाग जिंक फास्फाइड, 1 भाग तेल, 98 भाग दाना जो होगा दाना हो, ठीक है। और कि 15 ग्राम की पुड़िया अथवा एल्युमिनियम फास्फाइड की 0.6 ग्राम वाली एक गोली प्रति बिल के हिसाब से डाल देंगे। तो 15 ग्राम की पुड़िया अथवा एल्युमिनियम फास्फाइड की ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 0.6 ग्राम वाली एक गोली प्रति बिल के हिसाब से डालकर बंद कर देते हैं। तो जहरीला चारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडफिन का भी प्रयोग किया जा सकता है और एल्युमिनियम फास्फाइड का भी इस्तेमाल करते हैं चूहों के नियंत्रण के लिए। लवड़ी मृदाओं में 10 से 15% बीज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जो लवड़ी मृदा होते हैं उसमें अगर अच्छी फसल आपको प्राप्त करनी है तो क्या किया जाना चाहिए?
10 से 15% बीज की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 20% अधिक बढ़ाएं। नाइट्रोजन का 1/3 भाग बुआई पर, 1/3 भाग कल्ले फूटते समय, शेष भाग 2/3 भाग दाने बनते समय डाल देना चाहिए। पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का जो खाद एवं उर्वरक होते हैं इनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो नाइट्रोजन की मात्रा 20% अधिक बढ़ा देनी चाहिए और नाइट्रोजन का 1/3 भाग बुआई पर, 1/3 भाग कल्ले फूटते समय, शेष जो 2/3 भाग होगा दाने बनते समय खेत में प्रयोग किया जाना चाहिए। और जो पहली सिंचाई हम सभी लोग करेंगे, हम आमतौर पर हल्की करनी चाहिए। ये चीज़ें समझने वाली हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता इन सभी चीज़ों से प्रश्न बनेगा। अगर गेहूं की बुआई 25 दिसंबर के बाद करना हो तो गेहूं की नर्सरी उगाकर जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएं तब खुरपी या रुपाई करके सिंचाई कर देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि लवड़ी मृदा में किस प्रकार की किस्मों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सोनालिका, K1410, 1410 इन सभी जातियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो गेहूं की वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर अमूमन हमें 50 से 55 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अगर हम गेहूं को वैज्ञानिक विधि से उगाते हैं तो हमें कितनी उपज प्रति हेक्टेयर की दर से देखने को मिलती है। 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो सकती है। और लवड़ी प्रथाओं में जो लवड़ी जो मृदा है उसमें सोनालिका, K410 इस प्रकार की जातियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असिंचित अर्थात शुष्क इलाके व जैसे जो क्षेत्र है उसमें गेहूं की उपज 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। गौर करने वाली बात यह है कि जब हम गेहूं का भंडारण कर रहे हों तो करीब 12% नमी उचित रहेगी। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गेहूं के भंडारण के समय कितने प्रतिशत नमी ठीक रहेगी। तो 12% के आसपास नमी दोस्तों ठीक रहती है, उचित मानी जाती है। अब यह भी बिंदु महत्वपूर्ण है कि बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं की किस्में लरमा रोजो, छोटी लरमा सबसे ठीक किस्में। अगर आपसे पूछा जाए कि बिस्किट बनाने के लिए गेहूं की कौन सी किस्में ठीक ठाक रहेंगी जिनका उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है, तो लरमा रोजो हो गया, छोटी लरमा सबसे ठीक किस्में। अब बिस्कुट की तो बात हो गई। चपाती बनाने के लिए गेहूं की कौन सी किस्में ठीक रहेंगी। यूपी 262, यूपी 310, यूपी 319, K65, K68 सरबती। तो चपाती बनाने के लिए कौन सी, चपाती बनाने के लिए यूपी, ऐसे नोट कर लेते हैं, 262, 310, 319 ये सभी चपाती के लिए हो गई। और K65, K68 सरबती ये सभी किस्में दोस्तों उसके लिए उपयुक्त हो गई चपाती के लिए। सोनरा, मोती, हीरा, नर्मदा 4, हाइब्रिड 65 ये सभी इसके लिए ठीक ठाक मानी जाएंगे। गेहूं के आटे में जो गेहूं का आटा होता है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोहा इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, तो जो गेहूं का आटा होता है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोहे जैसे इत्यादि जो तत्व होते हैं पाए जाते हैं। गेहूं में प्लांट मॉडिफायर्स के रूप में साइकोसिल की करीब 20 ppm की मात्रा 5% मात्रा जिंक सल्फेट या फ्लोनेफेक्स 40 ppm की मात्रा बुआई के करीब 60 दिन बाद देनी चाहिए या फिर छिड़काव कर देना चाहिए। तो इसको याद रखिए फिर लोग, साइकोसिल इतना याद रखिए काम चल जाएगा। प्लांट मॉडिफायर के रूप में साइकोसिल की 20 ppm की 5% मात्रा जिंक सल्फेट या फ्लोनीफिक्स 40 ppm की मात्रा बुआई के करीब 60 दिन बाद देना चाहिए। तो जो प्लांट मॉडिफायर के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जा सकता है, साइकोसिल या फ्लोनोफिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बिंदु है कि प्लांट मॉडिफायर के रूप में साइकोसिल या फ्लोनिफिक्स की मात्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं के फोटो नॉन सेंसिटिव किस्में कौन कौन सी, जो गेहूं के फोटो नॉन सेंसिटिव किस्में कौन कौन सी, सोनालिका, RR21, साबरमती, सोनारा और यूपी 301, HD 2285,
PBW 265, ये सभी फोटो नॉन सेंसिटिव किस्में हैं। ठीक है। गेहूं की जो मोलिया रोग का प्रकोप निमेटोड द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि मोलिया रोग किसके माध्यम से होता है, तो निमेटोड के द्वारा होता है। और इसका अगर इसके प्रकोप को रोकना है तो इसके लिए नेमागान नामक दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका नेमागॉन नामक दवा का इस्तेमाल करेंगे। तो मोलिया रोग जो मोलिया डिसीज होती है निमेटोड के माध्यम से होता है, और उसको अगर इसकी रोकथाम करनी है तो नेमागॉन नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं की सर्वप्रथम जो म्यूटेशनल किस्म है MP 797 द्वारा निकाली गई। इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम म्यूटेशनल किस्म MP 797 द्वारा निकाली गई, जो कि गामा रेज द्वारा गामा गॉर्डन द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, जो गामा रेज द्वारा गामा गॉर्डन द्वारा निकाली गई। सरबती सोनारा किस्म वर्ष 1967 में निकाली गई। सरबती सोनारा किस्म कब निकाली गई, वर्ष 1967 में निकाली गई। एक बार आया हुआ भी है कि सरबती सोनारा किस्म कब निकाली गई, तो वर्ष 1967 में निकाली गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम बिंदु था, जो गेहूं से संबंधित हम सभी लोगों के जो कुछ बिंदु बचे हुए थे उन सभी को हम सभी लोगों ने आज कवर कर लिया आज की क्लास में। अब सभी लोग आगे की फसल पर बात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।